नमस्कार बच्चों, मैं इला कुलश्रेष्ठ कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम विज्ञान के चैप्टर प्रकाश का कौन सा भाग शुरू कर रहे हैं? 12वां भाग शुरू करेंगे, जिसमें हम नेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। नेत्र, नयन, नैन, चक्षु, आँखें। अरे मैं समझ गई, मैं पर्यायवाची नहीं बोल रही हूँ। आप सोच रहे होंगे मैडम तो पर्यायवाची ही बताने लग गई। नहीं बाबा, मैं पर्यायवाची नहीं बता रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि नेत्र को आप चाहे जिस नाम से पुकारें, हम जो संरचना पढ़ेंगे वो नेत्र की है, आँख की है, चक्षु, यानी इन सभी की संरचना समान ही है। हम नेत्र को किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेत्र की। नेत्र जो है बच्चों, वो एक प्रकार के संवेदी अंग हैं। आपने पढ़े होंगे मानव शरीर में 5 संवेदी अंग पाए जाते हैं। कौन कौन से? आँखें यानी नेत्र, नाक, जीभ, कान और त्वचा। ये 5 संवेदी अंग हमें वातावरण का सारा ज्ञान कराते हैं। यहाँ हम नेत्र की बात कर रहे हैं, यानी दर्शनेंद्रियाँ। हमारी ब्यूटीफुल आइज़, मनुष्य के शरीर में कितनी सुंदर आँखें होती हैं, सभी जीवों के शरीर में होती हैं लगभग। तो यही आँखें प्राकृतिक वातावरण, यानी चारों ओर का जो आवास है, वातावरण है, प्रकृति है, इसका ज्ञान हमको कराती हैं। आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि ये नेत्र हमें वस्तु को दिखाते ही नहीं है, केवल हमें वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हमसे उसकी दूरी, उसका रंग, रूप, सब कुछ बताते हैं। एक बार आप आँख मीच लीजिएगा और फिर सोचिए किसी के बारे में, क्या आप किसी चीज़ को देख पा रहे हैं? या हम आपसे कहें कि आपके सामने ये पेंसिल रखी है, बताइए ये कितनी बड़ी है, कितनी मोटी है? नहीं बता पाते। यही नेत्र हैं जो कमाल के संवेदी अंग हैं, जो हमें सब कुछ बताते हैं। यहाँ तक कि किसी भी वस्तु का जो 3 डायमेंशनल रूप है, त्रिविमीय रूप जो है उसका, वो हम इन दोनों नेत्रों से देख पाते हैं। तो ये है हमारे क्या? नेत्र। वास्तव में ये नेत्र जो होते हैं, जो हमें इतने सुंदर सामने से दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे बने हुए हैं? ये एक खोखली गेंदनुमा संरचना से बने होते हैं। उस खोखली गेंदनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? नेत्र गोलक। ये जो नेत्र गोलक होता है, इसका व्यास लगभग 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या 2.5 सेंटीमीटर के लगभग होता है। ये नेत्र गोलक नेत्र कोटर में स्थित होते हैं। अब ये कोटर क्या होती है भाई? आप यहाँ ये जो देख रहे हैं कपाल यानी खोपड़ी, जिससे हमारा इस फेस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी फेस का जो कंकाल है वो बना हुआ है। इस कपाल के अंदर, इस खोपड़ी के अंदर ये जो 2 गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, यही क्या कहलाती हैं? नेत्र कोटर, आई सॉकेट कहलाते हैं। इनके अंदर ही 2 नेत्र गोलक स्थित होते हैं। दाएं वाले में दायां नेत्र गोलक, बाएं वाले में बायां नेत्र गोलक। अब ये गोलक किस प्रकार के हैं? ये दिख रही है आपको सफ़ेद गेंदनुमा संरचना, ये क्या है? नेत्र गोलक हैं, जो सफ़ेद गोल खोखली गेंदनुमा संरचना होती हैं। ये नेत्र गोलक में आप देखिए, इसमें फिट हैं। ये तो सामने से दिख रहे हैं, परंतु हम इसको साइड से देख रहे हैं, यानी इस कपाल को ऐसे कर दें तो ये साइड से कैसे दिखाई देंगे? आप इस नेत्र गोलक को देखिए, ये एक कोटर में स्थित है। ये ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, 4 तरफ से ये पेशियों से घिरा हुआ है और अपनी जगह पर मौजूद रहता है। ये नेत्र गोलक इस कोटर में घूमने के लिए क्या होता है? स्वतंत्र होता है। आपने देखा होगा, हम अपनी आँखों को इधर भी ले जाते हैं, इधर भी घुमा सकते हैं, तो ये इस कोटर के अंदर स्वतंत्रतापूर्वक घूम भी सकता है। ये क्या है? हमारा नेत्र गोलक। अब ये नेत्र गोलक जो गोल गोल दिखाई दे रहा है, जो खोखली गेंदनुमा संरचना है, वास्तव में 3 परतों के द्वारा घिरा हुआ रहता है। तो हम आते हैं उन 3 परतों के बारे में, यानी नेत्र की संरचना के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इस संरचना को देखेंगे कि नेत्र में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। आप ये देखिए, इसमें सबसे बाहर की तरफ जो परत है, ये सफ़ेद रंग की दिखाई दे रही है आपको, सबसे बाहर की तरफ ये वाली परत, ये परत कहलाती है श्वेत पटल। श्वेत पटल का दूसरा नाम दृढ़ पटल भी है। क्यों? दृढ़ माने कड़ा, दृढ़, तो दृढ़ होती है ये परत, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? दृढ़ पटल भी कहते हैं।
और ये सफ़ेद रंग की होती है, श्वेत कलर की होती है, इसलिए इसको हम श्वेत पटल भी कहते हैं। ये अपारदर्शक होती है। अपारदर्शक यानी इसमें से प्रकाश अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अब आप ये सोचेंगे ये नेत्रगोलक की सबसे बाहरी परत है, इसमें से प्रकाश जा नहीं सकता, तो फिर हम देखते कैसे हैं भाई? भाई सुनिए ध्यान से, आप कैसे देखते हैं? ये जो सबसे बाहरी परत है, तो ये यहाँ से लेके, ये आपको दिख रही है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या है? अपारदर्शक और सफ़ेद रंग की है। परंतु इसका ये जो आगे की ओर उभरा हुआ भाग है, ये भाग कैसा होता है? पारदर्शक होता है। कैसा हुआ? पारदर्शक। और प्रकाश इसी भाग से अंदर प्रवेश करता है। इस भाग को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। तो ये हमारा कौन सा भाग हो गया? कॉर्निया वाला। पर ये वास्तव में कौन सी परत है? श्वेत पटल। ठीक है बच्चों। दूसरी परत जो आती है वो है ये काले रंग की, दिखाई दे रही है आपको, ये दिखाई दे रही है काले रंग की। यहाँ से ये काले रंग की जो परत है ये कहलाती है रक्तक पटल या रक्त पटल भी बोलते हैं। इसको मध्य पटल भी बोलते हैं क्योंकि ये बीच की परत है। रक्त पटल, रक्त क्या होता है? खून। यानी इस परत के अंदर बहुत बारीक बारीक केशिकाएं पाई जाती हैं जो अपने अंदर रक्त को लेकर आती हैं, और ये परत अंदर की जो परत है रेटिना, उस परत का और अपने आसपास के भागों का पोषण भी करती है, साथ में उनको ऑक्सीजन भी प्रदान करती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें किसके द्वारा आती हैं? रक्त के द्वारा आती हैं आँखों में। तो इस तरह से ये रक्तक पटल जो है वो क्या कर रही है? इनका पोषण भी करती है। और भी हम देखेंगे इसके बारे में। अब इस परत को आप देखिए कि ये परत यहाँ से यहाँ तक तो आपको काले रंग की दिख गई। आगे की ओर ये सीलियरी काय नामक एक संरचना का निर्माण करती है, जो अपेक्षाकृत क्या है? इस परत की अपेक्षाकृत क्या है? चौड़ी होती है। उस सीलियरी काय से यहाँ पर बारीक स्नायुनुमा संरचना होती हैं, जिनको हम निलंबन रज्जु कहते हैं, जो लेंस को जकड़े रहती हैं और बीच में लटकाए रहती हैं। तो ये हो गई हमारी कौन सी? दूसरी परत। अब हम आते हैं अपनी तीसरी परत पे। ये तीसरी आपको अंदर की तरफ दिख रही है, ये सफ़ेद रंग की परत। ये सफ़ेद परत जो है ये क्या कहलाती है? दृष्टि पटल। यानी इसका नाम है दृष्टि पटल, जो हमें दृष्टि ज्ञान कराती है। इसको हम रेटिना भी बोलते हैं। रेटिना का नाम आपने सुना होगा। घरों में दृष्टि पटल जनरली नहीं बोल पाते हैं या लोग नहीं जानते हैं, हम कॉमन भाषा में रेटिना के नाम से ही इसको जानते हैं। तो रेटिना इसका इंग्लिश वर्ड है। आप इसका नाम रेटिना भी याद रख सकते हैं और दृष्टि पटल भी याद रख सकते हैं। ये जो दृष्टि पटल है आप देख ही रहे हैं, वो यहाँ से लेके और कहाँ तक है? यहाँ तक मौजूद होती है, यानी ये पूरे भाग में नहीं है। ये दृष्टि पटल दो प्रकार की संवेदी कोशिकाओं को अपने साथ रखती है, यानी इस परत में दो प्रकार की संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं, शलाकाएं और शंकु। हम इनके बारे में बाद में बात करेंगे। इस दृष्टि पटल पर दो मुख्य बिंदु होते हैं। एक तो है पीत बिंदु। पीत इसलिए कहा क्योंकि ये हल्का पीले रंग का होता है। ये वह स्थान है जहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई देता है। इस बिंदु पर एक गर्त पाया जाता है, खांच पाई जाती है, जिसको हम फोविया कहते हैं। उस फोविया में शंकु बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और यही स्थान हमें वस्तु का दृष्टि ज्ञान कराता है। दूसरा बिंदु क्या है? अंध बिंदु। नाम से पता चल रहा है, ब्लाइंड, अंध। यानी अगर इस जगह पर कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे संवेदी कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो अंध बिंदु वो स्थान है, यानी ये एक जंक्शन है जो इधर से और इधर दोनों तरफ से आने वाली जो दृक् तंत्रिकाएं हैं, दृक् मतलब नेत्र संबंधी जो तंत्रिकाएं हैं, उनको अपने यहाँ पे जोड़ता है और पीछे की तरफ कहाँ? मस्तिष्क तक पहुँचाता है। यानी यहाँ से सारी तंत्रिकाएं कहाँ पे पहुँचती हैं? मस्तिष्क में पहुँचती हैं। और यहाँ जो पीत बिंदु पे प्रतिबिंब बनेगा उसकी संवेदना यहीं से कहाँ पहुँचती है? मस्तिष्क में पहुँचती है। ये तो बात हो गई हमारी तीन परतों की। अब हम जरा इसके आगे आते हैं। आगे आए उससे पहले मैं जरा इसको मिटा देती हूँ, जिससे कि आप इसको साफ तरह से देख पाएँ। यहाँ पे आप देखिएगा,
हमने बात की थी कि ये जो बाहरी परत जो है, जिसे श्वेत पटल कहा है, इसका आगे का भाग कैसा होता है, ये उभरा हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया। और ये कैसा भाग है, पारदर्शक। इस पारदर्शक भाग में से ही प्रकाश अंदर आता है। इस कॉर्निया के पीछे ये एक संरचना है जिसको हम कहते हैं आइरिस, या फिर हम इसको परितारिका भी बोलते हैं। ये संरचना वास्तव में गोल है, क्योंकि हम आँख की एक सेक्शन काट के दिखा रहे हैं आपको, तो इसलिए ये साइड से दिखाई दे रहा है। तो साइड से ये ऊपर और नीचे दिखाई दे रहा है, परंतु ये वास्तव में कैसा है, गोल। हम आगे पढ़ेंगे इसको। इस आइरिस के बीच में ये खाली स्थान है, ये एक छिद्र होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। इस पुतली में से ही कॉर्निया से आने वाला प्रकाश अंदर जाता है। इस पुतली के पीछे ये एक पारदर्शक लेंस होता है, जो किस आकृति का होता है, द्विउत्तल यानी उभयोत्तल आकृति का लेंस पाया जाता है। ये पारदर्शक है और जिलेटिन ऊतक से बना हुआ होता है। अब आप देखिए कि इस लेंस के कारण ये जो नेत्र गोलक है वो दो भागों में बट गया। पहला भाग आगे का, दूसरा भाग पीछे का, यानी इस लेंस से लेके इस कॉर्निया के बीच में जो ये खाली स्थान है, ये अग्र कक्ष है, जिसमें एक जलीय द्रव भरा रहता है, यानी जल के समान ट्रांसपेरेंट द्रव भरा हुआ है, और इसको हम जलीय द्रव कहते हैं। किसमें, इस अग्र कक्ष में भरे हुए द्रव को। इसके पीछे वाला ये जो भाग है, खाली स्थान, खोखला भाग, ये क्या कहलाता है, पश्च कक्ष। इसके अंदर भी जलीय द्रव की अपेक्षाकृत एक गाढ़ा पदार्थ भरा रहता है, वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं। तो ये तो थी बच्चों हमारी इस नेत्र की एक सामान्य संरचना कि आप अपने नेत्र के चित्र में क्या क्या भाग दर्शाएंगे। अब हम इन मुख्य भागों को एक एक करके लेते हैं। सबसे पहला श्वेत पटल। श्वेत पटल के बारे में बात करें उससे पहले मैं बताऊंगी बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर आपका फिजिक्स वाले पोर्शन का है, यानी भौतिक विज्ञान का, इसलिए यहाँ पे हर भाग की बहुत संक्षिप्त जानकारी ही दी हुई है। ये जीव विज्ञान का भाग होता तो उसको डिटेल हमें वर्णन पढ़ना पड़ता, पर यहाँ पे बहुत संक्षिप्त जानकारी है, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे श्वेत पटल की। इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, ये नेत्र की सबसे बाहरी श्वेत अपारदर्शक व कड़ी परत होती है। ये क्या करती है, नेत्र गोलक की सुरक्षा करती है, साथ में उसका आकार बनाए रखती है। तो हमने यही बात की थी कि सबसे बाहर की परत जो श्वेत रंग की है वो क्या कहलाती है, श्वेत पटल। ये कड़ी होती है तो अंदर के भागों की रक्षा भी करेगी, बाहर की तरफ है तो अंदर के सारी चीज़ों की रक्षा करेगी, साथ में नेत्र गोलक को बनाए रखती है या आकृति उसकी बनाए रखती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट भाग जो आता है वो है कॉर्निया। कॉर्निया किसका भाग था, श्वेत पटल का। इस कलर डायग्राम में देख लेते हैं। ये जो चारों तरफ ये सफ़ेद रंग की परत दिख रही है, ये आपको क्या है, ये इधर दिख रही है, ये इधर ये सफ़ेद जा रही है ये, और ये इधर आ गई। यहाँ तक तो ये क्या थी, श्वेत पटल अपारदर्शक थी, पर ये जो सामने वाला भाग है ये उभरा हुआ होता है थोड़ा सा, और यही कॉर्निया कहलाता है। ये कैसा भाग है, पारदर्शक। तो हम लिख सकते हैं श्वेत पटल का सामने वाला उभरा हुआ भाग है जो पारदर्शी होता है, और यही वो भाग है जहाँ से नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। ये हो गया क्या, कॉर्निया। अगला भाग है हमारी दूसरी परत, रक्त पटल। हमने बात की थी, ये कौन सी परत है, ये आपको गहरे लाल रंग की दिखाई दे रही है, बीच की परत यानी मध्य पटल। ये है रक्त पटल, जिसके अंदर बारीक बारीक रक्त केशिकाओं का जाल होता है। आप लोग कभी कभी आंखों को मसल लेते हैं या रो लेते हैं तो हमें लाल लाल डोरे दिखाई देते हैं आंखों में। वो लाल लाल डोरे क्या हैं, रक्त की केशिकाएं, जो किस में पाई जाती हैं, रक्त पटल में पाई जाती हैं। इसके दो काम हैं, एक तो ये रेटिना का पोषण भी करती है और उसको ऑक्सीजन पहुंचाती है, साथ में आसपास के भागों को भी। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि ये नेत्र के अंदर जितना भी प्रकाश आता है उस प्रकाश को क्या करती है, ये एब्जॉर्ब करती है, यानी प्रतिबिंब बनने वाले प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसे वापस से परावर्तित नहीं होने देती। यानी इधर से प्रकाश आया, इसकी आंतरिक सतह से टकरा कर रेटिना की लौट भी तो सकता है, ये परावर्तित भी हो सकता है, पर नहीं होता परावर्तित। क्यों? क्योंकि ये जो रक्त पटल है इसके अंदर कुछ कणिकाएं पाई जाती हैं जो इस प्रकाश का अवशोषण कर लेती हैं। और उससे क्या फ़ायदा हुआ भाई? उससे ये फ़ायदा है
कि प्रतिबिंब की स्पष्टता बनी रहती है, यानी जो प्रतिबिंब बनता है वो एकदम स्पष्ट बनता है, उसमें कहीं धुंधलापन नहीं होता, यानी बिल्कुल स्पष्ट प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है। तो आप ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण परत है कि जो प्रकाश का अवशोषण करके स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने में सहयोग करती है। ये हमारी कौन सी परत है? दूसरी परत। अब हम आते हैं अपनी तीसरी परत यानी दृष्टि पटल पे, यानी जो हमें दृष्टि ज्ञान कराती है, यानी रक्त पटल के नीचे आंतरिक परत जो है, इधर से आप देखेंगे ये जो पीले रंग की जो परत दिखाई दे रही है, ये परत कौन सी है? हमारी दृष्टि पटल कहलाती है। इसको हम रेटिना भी कहते हैं, मैंने बताया था आपको। इसमें बच्चों आप देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक ही है, ये पूरे में नहीं पाई जाती। इसमें दो प्रकार की संवेदी कोशिकाएं होती हैं, एक तो है शलाकाएं और दूसरी है शंकु। शलाकाएं क्या करती हैं? मंद प्रकाश के प्रति संवेदी होती हैं, यानी जब धीमा प्रकाश होता है तब ये उस प्रकाश को ग्रहण करके हमें दृष्टि ज्ञान कराती हैं। और शंकु क्या करती हैं? ये तीव्र प्रकाश, यानी जैसे बाहर की ओर हम होते हैं या सूर्य के प्रकाश में जब हम तेज प्रकाश में होते हैं उसके प्रति संवेदी होती है, साथ में ये हमें रंगों का ज्ञान कराती है, यानी रंगों के प्रति भी संवेदी होती हैं। तो ये दोनों बड़ी महत्वपूर्ण हैं, ये दोनों ही हमें सारा दृष्टि ज्ञान कराती हैं। इस परत में ये जो भाग है चारों तरफ, इस भाग में शलाकाएं अधिक होती हैं और शंकु कम होते हैं। पर जो ये पीत बिंदु होता है, यानी पीत बिंदु पे जो गर्त होता है जिसको हमने क्या कहा था? फोविया, उसके अंदर शंकुओं की मात्रा क्या होती है? बहुत अधिक होती है। तो बहुत अधिक शंकु होने से वहाँ क्या होता है? तीव्र प्रकाश के प्रति वो संवेदी होकर हमें रंगों का ज्ञान भी कराते हैं। आपने देखा होगा बच्चों कि जैसे हम लोग कम प्रकाश में होते हैं या अंधेरे से कमरे में होते हैं, बहुत ही कम रोशनी में, तो हमें चीज़ें दिखती तो हैं कि क्या चीज़ है ये हम महसूस करते हैं, परंतु हम रंगों में बहुत बार अंतर नहीं कर पाते हैं, हम रंग को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मंद प्रकाश के प्रति कौन संवेदी है? शलाकाएं, और शलाकाएं कभी भी रंगों के प्रति संवेदी नहीं होती हैं। तो ऐसी स्थिति में शंकु जितना हमें रंगों का ज्ञान करा सकती हैं वही करा पाती हैं, बहुत कम। तो हम मंद प्रकाश में बहुत बार बहुत से कलरों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं या अंतर नहीं कर पाते हैं, पर तीव्र प्रकाश में हम कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि तीव्र प्रकाश के प्रति ये भी संवेदी और रंगों के प्रति भी, तो हमें रंगों का ज्ञान अधिक प्रकाश में अच्छी तरह से होता है। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी कौन सी परत? दृष्टि पटल। और ये आप जान चुके हैं कि दृष्टि पटल पर कौन सा बिंदु? पीत बिंदु ही वो स्थान है जहाँ पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जिसको हम देख पाते हैं। और अंध बिंदु कौन सा स्थान है? बताइए। वो स्थान है जहाँ से दोनों तरफ की दृक तंत्रिकाएं कहाँ पहुँचती हैं? मस्तिष्क में पहुँचती हैं। हम इस बारे में बात कर चुके हैं। अब इस दृष्टि पटल द्वारा दृष्टि ज्ञान किस प्रकार से होता है हम देखते हैं। बच्चों, ये वही नेत्रगोलक है। मान लीजिए सामने ये कोई वस्तु स्थित है, इससे दो प्रकाश किरणें, 1 और 2 ये आ रही हैं, यहाँ पर टकरा रही हैं, और 3 और 4 नीचे से आ रही हैं। जब ये कॉर्निया पे आती हैं तो इनका क्या हो जाता है? बताइए। अपवर्तन। क्योंकि यहाँ पे जलीय द्रव है, वो भी इसका अपवर्तन करेगा, तो थोड़ी सी अभिसारित हुई, फिर उसके बाद ये लेंस पर आती हैं और अभिसारित अधिक हो जाती हैं, और इस रेटिना पर, पीत बिंदु पर हमें इस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी रेटिना पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा, किसके द्वारा? इस नेत्र लेंस के द्वारा। वो प्रतिबिंब कैसा होगा? एक तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु से कैसा होता है? छोटा होता है। ये बात आप ध्यान रखिए। कई बार आपसे पूछते हैं कि नेत्र में बनने वाला या रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, उसकी विशेषताएं बताओ। तो कैसा हुआ? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। अब ये उल्टा प्रतिबिंब तो हमें नहीं दिखता, क्या हुआ? हम सीधा कैसे देखते हैं? यहाँ से तंत्रिकाएं, जैसे ही प्रतिबिंब बनेगा तो संवेदी कोशिकाएं जो होंगी वो सक्रिय हो जाएंगी, और उनके सक्रिय होते ही जो रासायनिक पदार्थ हैं वो आवेगों को क्या करेंगे? इन दृक तंत्रिकाओं द्वारा अंध बिंदु पे पहुंच के कहाँ तक लेके जाएंगे? मस्तिष्क तक। और मस्तिष्क इनका समंजन करेगा और इस वस्तु को क्या कर देगा? सीधा कर देगा प्रतिबिंब को, और वस्तु के आकार का बना देगा, और तब हमें दृष्टि ज्ञान वस्तु का होता है। तो इस प्रकार से हम वस्तु को सही रूप में देख पाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले अंग की। अगला अंग कौन सा है हमारा? परितारिका यानी आइरिस। हमने इसके बारे में बात की थी।
ये परितारिका कहाँ स्थित है? कॉर्निया के पीछे स्थित है। तो सामने से अगर देखा जाए तो परितारिका हमारी ये जो गोल संरचना है ये क्या है? परितारिका। इसके मध्य में ये छिद्र है जिसको हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। ये परितारिका मांसपेशियों की यानी पेशियों की बनी हुई होती है। इसमें दो तरह की पेशियां होती हैं। वो पेशियां क्या करती हैं? कभी तो संकुचित हो जाती हैं और कभी क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं। और उनके संकुचित और फैलने से ही ये जो पुतली का आकार है वो क्या होता है? कम या ज़्यादा होता है। इसके बारे में अभी हम बात करते हैं, पर बात कर रहे थे हम लोग किसकी? आइरिस यानी परितारिका की। परितारिका ही वो भाग है जिसके कारण हमारी आँखों का कलर हमको पता चलता है। यहाँ देखिए, ये नीली परितारिका है यानी नीली आँख है, यहाँ नीली हरी परितारिका है यानी हरी नीली आँख है, और ये कौन सी है? काली परितारिका यानी काली आँख है। और ये आप देख रहे हैं ग्रे कलर की परितारिका यानी ग्रे कलर की आँखें। तो आँखों का जो रंग है वो किसके कारण है? परितारिकाओं के कारण होता है। और इसका सबसे बड़ा काम है कि पुतली के आकार को ये कम या ज़्यादा करती है। और कम या ज़्यादा करने का क्या फ़ायदा हुआ बच्चों? कम या ज़्यादा करने का ये फ़ायदा है कि अगर हम तेज़ प्रकाश में होते हैं तो पुतली का आकार ये क्या कर देती हैं? कम कर देती हैं। कैसे? वो अंदर की ओर संकुचित हो जाएंगी, जिससे आकार क्या हो गया? छोटा पुतली का। छोटा होते ही प्रकाश कम जाता है और हमारी आँख में सही मात्रा में पहुँचता है। जब हम कमरे में होते हैं अंधेरे में तो क्या होता है? वो फैल जाती हैं तो आकार बढ़ जाता है पुतली का, जिससे अधिक प्रकाश अंदर जाता है तो हमें वस्तुएं अच्छी तरह दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर ये अंग हमारा जो परितारिका है उसका काम है पुतली के आकार को घटाना या बढ़ाना। और इन्हीं के बीच का जो छिद्र है वही क्या कह रहा है? हमारा पुतली कहलाता है। ये पुतली क्या कर रही है? प्रकाश को अंदर जाने को यानी नेत्र का समंजन करती है कि प्रकाश कितना अंदर जाएगा, कितना बाहर आएगा। आप पढ़ सकते हैं परितारिका के बीच छिद्र जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पुतली। यहाँ से गुजरकर प्रकाश नेत्र लेंस तक पहुँचता है और परितारिका की मांसपेशियों के संकुचन और विस्तारण, संकुचन मतलब सिकुड़ जाना, विस्तारण मतलब फैल जाना से ही आवश्यकता अनुसार इसका आकार कम या ज़्यादा होता है। और इसके कारण ही इसमें क्या होता है? प्रकाश में इसका आकार छोटा, कब? तीव्र प्रकाश में इसका आकार छोटा यानी कम हो जाता है, और मंद प्रकाश में इसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो आपने देखा होगा बच्चों, कई बार जब हम बाहर रोशनी में से, धूप में से जब अंदर आते हैं कमरे में तो हमें कुछ समय के लिए कमरे में अंधेरा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है भाई? क्योंकि जब हम बाहर थे तो तीव्र प्रकाश था। ऐसी स्थिति में जो परितारिका थी वो क्या हो गई? संकुचित, और पुतली का आकार क्या हो गया? छोटा। तो जो तीव्र प्रकाश कम मात्रा में हमारी आंखों में जा रहा था, जितनी आवश्यकता थी, ज़्यादा जाता तो रेटिना डैमेज हो जाता। तो वो अपने आप ही समंजन हो गया पुतली का आकार छोटा होते ही कि प्रकाश कम मात्रा में हमारी आंखों में जा रहा था। जब हम अंदर आए तो हमारी पुतली का आकार छोटा था, पर अंदर प्रकाश क्या था? मंद। तो वो प्रकाश कम मात्रा में हमारी आंखों में जा रहा है, तो कम मात्रा में जा रहा है तो हमें कमरे में कैसा दिखाई देता है? अंधेरा सा दिखाई देता है। पर कुछ मिनट के बाद हमें नॉर्मल दिखाई देने लगता है। क्यों? कि कुछ मिनटों में ही परितारिका क्या कर लेती हैं? फैल जाती हैं, विस्तारित होती हैं और पुतली का आकार बढ़ जाता है। फिर मंद प्रकाश अधिक मात्रा में हमारी आंखों में प्रवेश करता है और हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लग जाती हैं, यानी कमरे में रोशनी दिखाई देने लग जाती है। तो ये थी हमारी क्या? परितारिका और पुतली। अब हम आते हैं अगले भाग पर। अगला भाग जो आता है, हमारा जो मुख्य भाग है वो क्या है? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस जो है वो द्विउत्तल आकार की संरचना है, दोनों तरफ से उभरी हुई। जिस तरह से उत्तल लेंस होता है उस तरह की आकृति। उत्तल लेंस भी कौन सा? उभयोत्तल। तो वही आकृति की संरचना हमारे किसकी होती है? लेंस की होती है। और ये जो लेंस होता है वो निलंबन रज्जुओं की सहायता से बीच में लटका हुआ रहता है। ये कैसा होता है? बिल्कुल पारदर्शक होता है और जिलेटिन ऊतक का यानी जेली सदृश पदार्थ का बना हुआ होता है, जो जिलेटिन ऊतक भी कहलाता है। और ये लेंस अपने अंदर से ही प्रकाश को क्या करता है? अंदर जाने देता है और अपवर्तन के बाद हमें दृष्टि का ज्ञान कराता है या वस्तु का ज्ञान कराता है। हम इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि ये लचीले पारदर्शक पदार्थ का एक अर्धठोस, अर्धठोस का मतलब आप समझ ही चुके हैं, जेली सदृश होता है। उभयोत्तल आकृति, उभयोत्तल यानी जो दोनों तरफ से क्या है? उत्तल आकृति है का लेंस होता है। और परितारिका के पीछे, बिल्कुल आप अच्छी तरह समझते हैं इस चीज़ को, परितारिका हमारा ये वाला भाग है, इसके पीछे की तरफ ये स्थित है। अब
ये जो लेंस है किसके द्वारा, सीलियरी पेशियों की सहायता से अपने स्थान पर लटका रहता है। सीलियरी पेशियां हैं ही ये वाली, इन पे निलंबन रज्जु हैं जिनसे ये क्या है, यहाँ पर लटका रहता है और अपने स्थान पर क्या रहता है, बना हुआ रहता है। ये निलंबन रज्जु और सीलियरी पेशियां जो हैं ये क्या करती हैं, लेंस के आकार को क्या करती हैं, कभी मोटा करती हैं कभी पतला करती हैं। उससे ये कि लेंस में क्या परिवर्तन आता है, लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन आता है और हमें दूर की और पास की दोनों ही वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। यानी लेंस अपने आप ही अपने आप को क्या करता है, नेत्र को समंजित करता है। यानी नेत्र में वो क्षमता है कि लेंस के आकार को बदलकर ये फोकस दूरी को बदलती है, जिससे दूर और पास दोनों ही वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं। एक बात और कि पक्षमापी पेशियों के दबाव से ही इसकी वक्रता को क्या किया जा सकता है, परिवर्तित। वक्रता से मेरा मतलब है भी लेंस किस आकार का है आपका, द्वितल यानी उभयोत्तल आकृति का है। अगर मान लीजिए अभी ये किस तरह का है, इतना, अगर हम इसको ऊपर से दबाएंगी पेशियां तो क्या हो जाएगी, इसकी मोटाई और बढ़ जाएगी। अगर वो खींचेंगी तो ये क्या हो जाएगा, और लंबा हो जाएगा यानी पतला हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी आकृति जो होती है वो परिवर्तित होती है। ये क्या करता है, कॉर्निया से प्रवर्तित प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकसित करके प्रतिबिंब का निर्माण करता है। इससे बनने वाला प्रतिबिंब, ये बात ध्यान रखिए, ये प्रश्न आपके आता भी है कि नेत्र लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आप ध्यान रखिए ये छोटा, वास्तविक और कैसा होता है, उल्टा। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि किस तरह से उल्टा प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है। आप फिर से देख सकते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पे देखिए ये वस्तु थी, इसका यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, उल्टा प्रतिबिंब, छोटा और कैसा प्राप्त होता है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये था हमारा क्या, नेत्र लेंस। एक बात और, ये जो नेत्र लेंस है, अब आप इस नेत्र में देखिए ये बीच में आ गया, इस लेंस से नेत्र जो है गोलक वो दो भागों में बट गया, एक बाहर की तरफ और एक क्या हो गया, अंदर की तरफ। ये बाहर की तरफ का जो खाली कक्ष है ये अग्र कक्ष कहलाता है और ये पीछे की तरफ का जो खाली कक्ष है ये क्या कहलाता है, पश्च कक्ष कहलाता है। अब हम देखते हैं अगले भाग के बारे में है। अगला भाग है हमारा जलीय द्रव। ये कहाँ स्थित होता है, तो हमने अभी बात की कि ये जो लेंस है इस नेत्र गोलक को दो भागों में बांट रहा है। तो ये बाहर की तरफ वाला जो भाग है वो कौन सा है, अग्र भाग, ये अग्र कक्ष है जिसमें क्या भरा हुआ रहता है, ये अंदर दिखाई दे रहा है, ये पतला ट्रांसपेरेंट द्रव होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जलीय द्रव, या इसको हम नेत्रोद्रव भी कहते हैं। ये इस वाले भाग में भरा रहता है, तो ये इस वाले भाग की जो गोलाकार आकृति है उस गोलाई को क्या करता है, निश्चित बनाए रखता है। साथ में वो इस लेंस का और इन भागों को नम भी बनाए रखता है और इनका पोषण भी करता है। इसी तरह से अगला भाग जो है वो कौन सा है, काचाभ द्रव। काचाभ द्रव कहाँ होगा, ये पश्च कक्ष में। ये जो बड़ा वाला जो कक्ष है ये पूरा अंदर का, ये है हमारा कौन सा, पश्च कक्ष। इसके अंदर जो भरा द्रव रहता है वो कौन सा होता है, काचाभ द्रव। वो जलीय द्रव की अपेक्षाकृत गाढ़ा होता है और ट्रांसपेरेंट भी होता है। इस कक्ष में भरा हुआ द्रव इस गोलक की आकृति को बनाए रखता है, साथ में रेटिना और इन सभी को नम बनाए रखता है और इनके गोलाकार आकृति को निश्चित करा रहता है। और साथ में ये रेटिना इसको चिपकाए भी रहता है, एक मतलब पतली जो परत है उसको पीछे की परतों से लगाए हुए रहता है। तो और क्या कर रहा है ये, साथ में ये सुरक्षा भी प्रदान करता है, किनको, रेटिना को। रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट परत है जो हमें दृष्टि ज्ञान कराती है, तो इसको क्या करता है, सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा द्रव कौन सा हो गया, काचाभ द्रव। तो ये तो थे हमारे नेत्र के महत्वपूर्ण भाग जो आपको पता होनी चाहिए। हमने बहुत संक्षिप्त जानकारी इस आपके कोर्स में है, तो आपको अगर नेत्र की संरचना का वर्णन आता है तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा और इस तरह से आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम नेत्र की समंजन क्षमता की। समंजन क्षमता यानी ये नेत्र की वो क्षमता है जिसके द्वारा वो स्वतः ही लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी में परिवर्तित करके वो क्या करती है, दूर की और पास की दोनों ही प्रकार की वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त करती है। ये स्वतः ही होता है काम, हम थोड़ी ना करते हैं। हम कभी करते हैं कि दूर की वस्तु को देखना कि हम अपनी आंख को यूं करें हाथ से, नहीं। हमारा नेत्र अपने आप ही दूर की वस्तु को भी देख लेता है और क्या करता है, पास की वस्तु को भी देख लेता है। अब वो किस प्रकार से देखता है भाई, पहली बात तो समंजन क्षमता, किस प्रकार से देखता है ये तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहली बात है समंजन क्षमता। तो समंजन क्षमता हमने किसको कहा,
एक बार हम देखें कि क्या परिभाषा होगी। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके पास और दूर दोनों ही वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त कर सकता है, वही नेत्र की क्या कहलाती है, समंजन क्षमता। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपका अक्सर बोर्ड परीक्षा में आता है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं। तो आप समझ गए कि क्या मतलब हुआ, यानी नेत्र की वह क्षमता या नेत्र की वह शक्ति जिसके कारण वो लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करता है और इसके कारण ही दूर और पास स्थित वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है या उनका स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त कर सकता है नेत्र, वही क्षमता हमारी क्या कहलाती है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखिए, जब स्वस्थ और सामान्य अवस्था में नेत्र होता है तो अनंत पर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर बनता है। यानी जब हम नॉर्मल हैं, हमारी आंखों पे कोई दबाव नहीं, हम नॉर्मली जब देखते हैं तो हम दूर तक की वस्तु को देख सकते हैं, यानी अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब भी हमारी रेटिना पर बन रहा है। तो यानी फोकस दूरी क्या हो गई, अधिक हो जाती है, जिससे वो दूर की वस्तु भी हमको दिखाई दे रही है। पर अगर हमारे वस्तु पास स्थित है तो क्या हो गया, जो सीलियरी काएँ थी वो क्या होती हैं, दबाव बनाती हैं लेंस पर, और लेंस क्या हो जाता है, मोटा, और उसकी फोकस दूरी हो जाती है कम, तो हम पास रखी वस्तु को भी देख पाते हैं। अब आप कितनी पास रखी वस्तु को देख सकते हैं या कितनी दूर रखी वस्तु को देख सकते हैं, वो बात हम करते हैं दृष्टिपरास के अंतर्गत। दृष्टिपरास का मतलब हुआ कि देखा जाने वाला क्षेत्र या देखे जाने वाली दूरी। तो उससे मतलब है कि हम न्यूनतम या अधिकतम ऐसा कौन सा बिंदु है जिस पर रखी वस्तुओं को हम आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूनतम, यानी हमारे नेत्र के आगे न्यूनतम वह दूरी, जिस दूरी पर रखी हुई वस्तु हमको स्पष्ट आंख में प्रतिबिंब बना के दिखाई दे, वो क्या कहलाती है, निकट बिंदु कहलाती है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, हमारी आंख के सामने न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु हमें आंख में स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देती है, वो क्या कहलाती है, निकट बिंदु कहलाती है। इसी प्रकार से हमारे नेत्र के सामने दूर स्थित वो बिंदु, अधिकतम दूरी पर स्थित वो बिंदु जहां रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट हमारी आंखों में बन रहा है या वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो वो बिंदु क्या कहलाता है, दूर बिंदु कहलाता है। आपसे पूछा जाता है निकट बिंदु किसे कहते हैं, दूर बिंदु किसे कहते हैं, तो आप समझ गए होंगे। और दृष्टिपरास किसे कहते हैं, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की जो दूरी है या क्षेत्र है उसी को हम क्या कहते हैं, दृष्टिपरास कहते हैं। तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए, हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे। नेत्र से वस्तु की न्यूनतम और अधिकतम वह दूरी जहां स्थित वस्तु को नेत्र स्पष्ट देख पाता है या देख सकता है, उस दूरी को ही क्रमशः हम क्या कहेंगे, निकट बिंदु और दूर बिंदु कहते हैं। न्यूनतम दूरी को निकट बिंदु और अधिकतम दूरी को दूर बिंदु कहते हैं। और एक स्वस्थ मनुष्य की आंख के लिए जो न्यूनतम दूरी का जो निकट बिंदु है उसकी दूरी होती है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी का जो दूर बिंदु है वो क्या होती है, अनंत होती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यदि इस 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब हमारे कहाँ बनेगा, रेटिना पर प्राप्त होता है और वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देती है। और आप ये ध्यान रखिए कि अगर इससे हम पास लेके आते हैं वस्तु, तो वस्तु तो दिखेगी परंतु आप महसूस करोगे कि हमारी आंखों पे क्या महसूस होता है, हमें दबाव महसूस होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम और पास लेते आएंगे वस्तु को तो क्या होगा, लेंस फोकस दूरी परिवर्तित करेगा, यानी जो पेशियां हैं वो क्या करेंगी, उस पर दबाव डालेंगी और लेंस मोटा हो जाएगा और उसकी फोकस दूरी कम होती जाएगी। तो परंतु हमारे लेंस पर दबाव पड़ने के कारण वो वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब हम नहीं देख पाते हैं या हमारी आंख पर जोर पड़ता है। तो बिना आंख पर जोर पड़े हम जो निकट बिंदु जो है हमारी आंख का, वो कितनी दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर। आपने सुना होगा बड़ों को कहते हुए, जब आप बहुत पास या इस तरह से कोई काम करते हैं तो वो कहते हैं बेटा कम से कम आप 25 सेंटीमीटर की दूरी से पढ़िए या इतनी दूरी पर एक चीज़ को, अपने पढ़ने वाली चीज़ को रखिए, बिल्कुल यूँ ला के हमें नहीं पढ़नी चाहिए। इसी तरह से दूर बिंदु, ये क्या है, अनंत। ये कुछ भाई अनंत इसलिए कहा है, ये फिक्स मान इसलिए नहीं है क्योंकि अनंत यानी हर आंख के लिए अलग। अगर हम कमरे में देख रहे हैं तो अनंत कुछ और है, खुले में देख रहे हैं तो अनंत कुछ और है, अगर हम लिखे हुए अक्षरों को देख रहे हैं तो उसके लिए अनंत कुछ और बनेगा, और बड़ी चीज़ को लिए देख रहे हैं तो अनंत कुछ और हो जाएगा। तो इसलिए दूर बिंदु का मान क्या है, हमारा अनंत होता है। और अनंत पर रखी वस्तु का भी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है, जो यानी मेरा मतलब है दूर बिंदु पर। तो वो भी हमको कैसी दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है। आज आपने नेत्र से संबंधित कुछ बातों के बारे में जाना। एक बार को हम वापस दोहराते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने नेत्र
क्या हैं, कहाँ स्थित होते हैं, उसकी संरचना के बारे में, फिर उसके जो मुख्य भाग थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद नेत्र की समंजन क्षमता और फिर हमने दृष्टि परास के बारे में जाना।